जी मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। संभवतः सभी कुछ हाफ ईयरली एग्ज़ाम दे रहे होंगे, कुछ देने की तैयारी में होंगे। आगे इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से लोकतांत्रिक सरकार पर दबाव बनाया जाता है। कौन से समूह, कौन से संगठन सरकार पर दबाव बनाते हैं। अभी हमने जो पिछले अध्याय में ये पढ़ा था कि किन किन आधार पर सामाजिक विभाजन होता है। अब इस चैप्टर में दो उदाहरण दिए हैं, दो देशों के उदाहरण दिए हैं जिनमें जनसंघर्ष दिखाई देता है लोकतंत्र की स्थापना के लिए या व्यवस्था की स्थापना के लिए। उस व्यवस्था की स्थापना के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए किस तरह से सरकार पर या शासन पर लोगों ने दबाव बनाया। दबाव बनाने वाले संगठनों में कौन कौन से समूह थे, उन्हीं को दबाव समूह का नाम दिया गया है। तो इस चैप्टर में दो देशों का जो उदाहरण दिया गया है उसमें है एक नेपाल और दूसरा बोलीविया। इस के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है इस उदाहरण के माध्यम से कि किस तरह से दबाव समूह बने, लोग उसमें शामिल हुए, आम नागरिक उसमें सम्मिलित हुआ और अंततः वहाँ की शासन व्यवस्था को, शासक को घुटने टेकने पड़े जनता की मांग के सामने। तो पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं नेपाल का उदाहरण जो हमारा उत्तर में स्थित हमारा पड़ोसी देश है और उस पड़ोसी देश से हमारी बहुत ही घनिष्ठता है। आज वर्तमान में थोड़ी बहुत हमारे संबंधों में जरूर कटुता आई है वैश्विक राजनीति को लेकर, लेकिन ये नेपाल ऐसा देश है जिससे हमारा कहा जाता है रोटी बेटी का रिश्ता। जब हम नेपाल में जाते हैं तो लगता ही नहीं कि हम किसी दूसरे देश में आ गए, या नेपाल के लोग हमारे देश में आते हैं तो उनको नहीं लगता कि हम दूसरे देश में आ गए। यहाँ तक कि नेपाल के बहुत सारे युवा हमारे यहाँ की सेना में भर्ती होते हैं, उनकी अलग से विशेष भर्ती होती है और वो लोग हमारे देश की सेना की तरफ से मोर्चों पर, विभिन्न मोर्चों पर युद्ध करते हैं और बहुत वीरता और पराक्रमता और साहस के साथ युद्ध लड़ते हैं। तो एक ऐसा हमारा देश जिससे कि हमारे बहुत निकट के संबंध हैं, नेपाल। 1990 से पूर्व मैं एक कहानी के रूप में आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहूँगा, जिससे कि बहुत जल्दी और अच्छी तरह समझ में आ जाए। वो सारे नोट्स इसमें लास्ट में दिए हैं आप लोगों को हमने। 1990 से पूर्व नेपाल में राजतंत्र था जिसके राजा थे वीरेंद्र वीर विक्रम शाह। एक षड्यंत्र के तहत इस राज परिवार की हत्या कर दी गई और लेकिन वीरेंद्र वीर विक्रम शाह ने अपने ही काल में नेपाल में लोकतंत्र स्थापित कर दिया था और एक औपचारिक प्रधान बन गए थे। वो समझते थे कि अगर हमने इस जनता की इस मांग को ठुकरा दिया तो हमें खुद ही जनता के द्वारा पद दलित होना पड़ेगा। लेकिन उनके टाइम में ही जो वास्तविक सत्ता थी जनता के हाथों में आ गई थी। कुछ समय बाद एक, जैसा कि मैंने बताया कि एक षड्यंत्र के तहत वीरेंद्र वीर विक्रम शाह के परिवार की हत्या कर दी गई। हालांकि उस समय ये दिखाया गया था कि उनके ही लड़के ने सभी को गोली मार दी, अपने परिवार के सभी लोगों को, और अपने को भी स्वयं को गोली मार ली। लेकिन ऐसा नहीं था, एक षड्यंत्र था। लेकिन उसके बाद में कुछ जांच भी नहीं हो पाई और उस पर सारे पर जो है पर्दा डाल दिया गया एक तरह से। तो जब वीर विक्रम शाह जी की हत्या कर दी गई तो उनके पश्चात उनके भाई जो ज्ञानेंद्र थे वो राजा बने। लेकिन ये लोकतंत्र विरोधी थे और इन्होंने 2005 में जो निर्वाचित सरकार थी उसको भंग कर दिया।
ठीक है, इन्होंने भंग कर दिया। और 2006 की अप्रैल से एक आंदोलन खड़ा हो गया उस लोकतंत्र की पुनः बहाली के लिए। ठीक है, उस लोकतंत्र की बहाली के लिए जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसको हम नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए दूसरा आंदोलन कहते हैं। और इस लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए एक 7 दलों का गठबंधन बना, जिसको हम लोग सप्तदलीय गठबंधन या 7 पार्टी अलायंस के नाम से जानते हैं। इस 7 पार्टी अलायंस या एसपीए के द्वारा काठमांडू में 4 दिन का बंद घोषित किया गया, आह्वान किया गया। ये देखिए, ये कितनी भीड़ दिखाई दे रही है, ये पूरा उसी समय का पिक्चर हमारे सामने है। और इस गठबंधन में सभी दल थे, यहाँ तक कि माओवादी भी था। लोगों ने कर्फ्यू लगा दिया गया था ज्ञानेंद्र के द्वारा। उस कर्फ्यू को तोड़कर सड़कों पर उतर आए और लगभग 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली के लिए मांग करने लगे। इन आंदोलनकारियों की क्या मांगे थी? इनकी प्रमुख 3 मांगे थी। पहली मांग थी कि संसद की बहाली की जाए, दूसरी थी सर्वदलीय सरकार की स्थापना की जाए, और तीसरी मांग थी इनकी संविधान सभा का गठन किया जाए। लगातार ये आंदोलन शक्तिशाली होता गया और आंदोलनकारियों की जो संख्या 1 लाख थी प्रतिदिन, वो लगभग 3 से 5 लाख तक पहुंच गई। अंत में राजा को अल्टीमेटम दिया गया। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलनकारियों ने स्वीकार नहीं किया। 24 अप्रैल 2004 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा 3 मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ। तीनों मांग जो मैंने अभी चर्चा की, संसद की बहाली, सर्वदलीय सरकार की स्थापना, संविधान सभा का गठन। और इस प्रकार से अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इस तरह से ये जो आंदोलन किया गया, इसमें लोकतंत्र की विजय हुई, आम जनता की विजय हुई, और जो गठबंधन बना था उसने सरकार पर दबाव बनाया, उसने शासक पर दबाव बनाया। तो ये जो जिस गठबंधन के द्वारा जो शासक पर दबाव बनाया गया, उसको हम कहते हैं दबाव समूह। आगे और चर्चा करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी इस आंदोलन का क्या प्रभाव रहा भाई, देखते हैं। आंदोलन का सबसे पहला प्रभाव अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति, दूसरा संसद की बहाली, तीसरी राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। अगर आप लोगों ने 9th में ध्यान से फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी होगी, तो उसमें ध्यान में आता है कि पहले राजा निरंकुश था, लेकिन बाद में उसको उसकी जो है संविधान के द्वारा, जो नेशनल असेंबली थी उसके द्वारा उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया। और उसकी शक्तियों को सीमित करने के बाद राजा को ये कहा गया कि भाई आपको संविधान में बनाए गए नियम कानून के अनुसार चलना है। तो उसको हम लोग संवैधानिक राजतंत्र कहा, संविधान के अनुसार चलने वाला राजतंत्र। और फिर बाद में बिल्कुल उसकी शक्तियों से समाप्त कर दिया गया। ऐसा ही कुछ नेपाल में भी किया गया। फिर अंत में संविधान सभा के निर्वाचन पर सहमति व्यक्त की गई। तो इस तरह से नेपाल में लोकतंत्र का जो दूसरा आंदोलन चला, उसमें सप्तदलीय गठबंधन और वहाँ के आम लोगों की विजय हुई। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं बोलीविया का। बोलीविया जो है लैटिन अमेरिका है, उसका एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा देश, गरीब देश है। बोलीविया की जो सरकार थी, उसके द्वारा एक वहाँ का प्रमुख शहर था कोचबम्बा, जिसको कहते हैं, उस शहर में जल आपूर्ति करने का जो अधिकार था वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया गया, मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिया गया। अब हम लोग जानते ही हैं कि जब मल्टीनेशनल कंपनी आएगी तो उसका मुख्य उद्देश्य
वहाँ से अधिक धन कमाना होता है। वहाँ अच्छी सेवा देना नहीं होता है, वहाँ से अधिक धन कमाना होता है। उस कंपनी ने जैसे उसको अधिकार दिया गया, उसने तुरंत क्या किया कि वहाँ की जो पानी की जो कीमत थी, जो पहले सरकार के द्वारा ली जाती थी, उसमें 4 गुना वृद्धि कर दी। इसका वहाँ की जनता के द्वारा बहुत विरोध किया गया। सरकार का विरुद्ध एक तरह से आंदोलन छेड़ दिया गया। जो बिल 1,000 रुपये तक था लोगों का, वो 5,000 रुपये, मतलब 4,000 रुपये पहुँच गया, 4 गुना हो गया, नहीं सॉरी, 1,000 रुपये तक जा पहुँचा। और औसत आमदनी वहाँ के लोगों की कुल 5,000 रुपये प्रति माह थी। तो ऐसे में जन संघर्ष भड़कना स्वाभाविक ही था। वहाँ 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार जो कार्यकर्ता थे, सामुदायिक नेता थे, उनके बीच एक गठबंधन ने आकार लिया। और उस गठबंधन के द्वारा, जैसा कि हम लोगों ने नेपाल में देखा, वो सारी चीज़ें, आंदोलन प्रारंभ हो गया, हड़ताल प्रारंभ हुई। 4 दिनों के बाद सरकार बातचीत करने के लिए राजी हुई और उसके पश्चात इस गठबंधन ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। फरवरी में फिर आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्ण दमन किया आंदोलन का, लेकिन आंदोलनकारी रुके नहीं, वो उनकी शक्ति लगातार बढ़ती गई। जनता की शक्ति के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी को शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगें माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा साथ किया गया समझौता समाप्त करना पड़ा और फिर से जो जल आपूर्ति का जो अधिकार था, कार्य था, वो सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और पुरानी जो ही दरें थी वो प्रारंभ कर दी गई। इस आंदोलन को बोलिवियाज वाटर वॉर के नाम से जाना जाता है, बोलिविया का जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा नेपाल में आंदोलन का नेतृत्व SPA, सप्तदलीय गठबंधन अर्थात 7 पार्टी अलायंस के द्वारा किया गया, वैसे ही यहाँ के आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर के द्वारा किया गया। अब आप कहेंगे ये फेडेकोर क्या है भाई? ये गठबंधन का एक नाम दिया गया। जैसे वहाँ पर 7 पार्टी अलायंस कहा गया, वैसे यहाँ पर फेडेकोर। इसमें सभी लोग शामिल थे। 2006 में निर्वाचन हुआ और सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसको सत्ता हासिल हुई। सरकार को आंदोलनकारियों की समस्त मांगें माननी पड़ी। फिर से बता रहा हूँ, करार रद्द करना पड़ा और जलापूर्ति पुनः नगर पालिका को सौंपनी पड़ी। अब दोनों आंदोलनों का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें ध्यान में आती हैं, उसको हम लोग जरा यहाँ पर ध्यान से देखें। पहला, लोकतंत्र का विकास जन संघर्ष के माध्यम से ही होता है। ऐसा जन संघर्ष कोई बुरा नहीं होता है। उस जन संघर्ष के कारण जो सरकार होती है, जो शासक होता है, वो सचेत हो जाता है कि हाँ, मेरे से गलती होने जा रही है, मेरे शासन में कमी हो रही है, इसको ठीक करना है। तो उसके कारण से लोकतंत्र का विकास होता है। दूसरा, लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी, जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है, और ऐसी स्थिति तभी आती है जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाता है या मजबूत होता है। तो इस संघर्ष के माध्यम से लोकतंत्र मजबूत होता है। तीसरा है, लोकतंत्र का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। लामबंदी मतलब जो ग्रुप बनता है, उस समूह के आगे, जो काफ़ी विशाल जन समूह होता है, उसके आगे सरकार को घुटना टेकना पड़ता है। संघर्ष और लामबंदी का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। और ऐसा संगठित राजनीति के माध्यम से ही संभव होता है। यह बात सच है कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्त होने का भाव भी कहीं न कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वतः स्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर होती है।
ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल हैं। इनके माध्यम से ही सरकार पर दबाव बनता है। राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह किसके माध्यम है? संगठित राजनीति के। अब सवाल ये उठता है कि दबाव समूह होता क्या है भाई? आंदोलनकारी समूह होता क्या है? वर्ग विशेष के हित समूह क्या होते हैं? लामबंदी क्या होती है? लामबंदी का मतलब एक विशेष उद्देश्य के लिए समान विचारधारा वाले लोग उस समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब अपना समूह बनाते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं तो उसी को लामबंदी कहते हैं। दबाव समूह क्या होता है? समान उद्देश्य, समान विचार और हित के लिए सरकार पर दबाव बनाने वाले या अपनी मांग रखने वाले समूह को हम दबाव समूह कहते हैं। दबाव का मतलब जो सरकार पर प्रेशर बनाए, दबाव बनाए, ऐसे समूह को प्रेशर ग्रुप्स या दबाव समूह कहते हैं। आंदोलनकारी समूह बिना संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करने वाले लोगों का समूह आंदोलनकारी समूह कहलाता है। ठीक। अब अगला है कि वर्ग विशेष के हित समूह क्या होते हैं? वर्ग विशेष के हित समूह जब किसी वर्ग विशेष के हितों को साधने के लिए दबाव समूह का निर्माण किया जाता है उसे वर्ग विशेष के हित समूह कहते हैं। जैसे मजदूर संगठन, व्यवसायिक संगठन, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, बार एसोसिएशन, विद्यार्थी परिषद, एनएसयूआई आदि आदि, ये वर्ग विशेष के हित समूह आते हैं। अगला है हमारा जन सामान्य के हित समूह क्या होते हैं? अभी कुछ और टॉपिक बीच में छूट रहा है, मैं उसको अभी लूँगा, लेकिन ये कुछ डेफिनेशंस पहले आपको बता देनी ठीक रहेगी। अगला है जन सामान्य के हित समूह। कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो समाज के किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के बजाय सर्वसामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे बोलीविया में फेडेकोर ने किया। फेडेकोर संगठन ने किसी एक विशेष के हित को नहीं देखा, उसने कोच बम्बा शहर में रहने वाले आम नागरिकों की समस्याओं के लिए आंदोलन किया, तो ये जन सामान्य का हित समूह कहलाएगा। या नेपाल का उदाहरण लें तो उसमें एसपीए ने नेपाल में आम लोगों के लिए लोकतंत्र की स्थापना की बहाली के लिए आंदोलन किया, तो वो जन सामान्य के हित समूह कहलाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कांग्रेस जो संगठन थी अपने देश में, ऐसे संगठनों को लोक कल्याणकारी हित समूह भी कहते हैं। दबाव समूह और आंदोलन का राजनीति पर क्या प्रभाव होता है, इसको थोड़ा सा देख ले हम लोग। ये यानी दबाव समूह, ये अपने निश्चित लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भाई तभी तो आम जनता को शामिल कर पाएंगे अपने साथ, नहीं तो फिर आम जनता जुड़ेगी नहीं, सरकार पर दबाव बनेगा नहीं, आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। तो ये आम जनता का समर्थन और सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस हेतु सूचना अभियान, बैठक, अपील, मीडिया आदि का प्रयोग करते हैं। अक्सर अधिकांशतः जो हड़ताल होती है अथवा सरकारी कामकाज होता है उसमें बाधा पहुंचाते हैं, उस काम को ठप्प करते हैं। लॉबिंग की जाती है सरकार के विरुद्ध। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं। और अंतिम है इसमें दबाव समूह और राजनीतिक दलों में संबंध। कभी कभी दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए जाते हैं अथवा उसका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कुछ राजनीतिक दल दबाव समूह की एक शाखा के रूप में काम करते हैं, जैसे मजदूर संगठन, छात्र संगठन। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप धारण कर लेते हैं, जैसे असम में हुआ था
कि असम से विदेशी लोगों को बाहर भगाने के लिए जो वहाँ का छात्र संगठन था आशू के नाम से, उसने आंदोलन चलाया। वो आंदोलन काफ़ी सफल रहा और उस आंदोलन की सफलता के कारण उस छात्र संगठन ने राजनीति में प्रवेश किया और उसने एक पार्टी बनाई, असम गण परिषद। और हाँ, तो और उसकी चुनाव में विजय हुई और उन्होंने सरकार बनाई। ऐसा दक्षिण भारत में भी देखने में आता है। कई दल जो क्षेत्रीय दल है आज के समय में, राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह से ही आते हैं। तो इस तरह से दबाव समूह राजनीतिक दलों में संबंध होता है। अब हम एक बार फिर से आते हैं, बोलीविया का उदाहरण लिया हमने, उसमें हमने फेडेकोर की चर्चा की थी। तो फेडेकोर ने जो आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसमें वहाँ के इंजीनियर, वहाँ के पर्यावरणविद, स्थानीय लोग, ये सभी शामिल थे। केवल किसी एक समूह के द्वारा ये संचालित नहीं था। दबाव समूह और आंदोलन हम लोगों ने अभी चर्चा की। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे प्रभाव डालते हैं, उसके कई बिंदु हैं। अभी हम आपको लाते हैं। ये सब चर्चा कर चुके हम, इसलिए इस टॉपिक पे नहीं आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अगर आप समझेंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे प्रभाव डालते हैं, पहला बिंदु इसमें दिया है, जो फर्स्ट पॉइंट है। दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो भी हमने बताया। और उसके लिए अलग अलग प्रकार से कोशिश करते हैं। वो आम नागरिकों को अपने उस आंदोलन में शामिल करने के लिए ये अलग अलग तरह से प्रयास करते हैं। अब आजकल तो एक नया प्लेटफॉर्म आ गया है, सोशल मीडिया। उस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को किसी मुद्दे पर एक प्लेटफॉर्म पर लाना बहुत ही आसान हो गया है। और पहले भी था ये सारी चीज़ें, बैठक करना, सूचना देना, बुलाना, मीटिंग्स करना, ये सारा कुछ। They try to gain public support and sympathy for their goals and their activity by carrying out information, campaigns, organizing meetings, filling petitions, etc. ये जो समूह होते हैं, दबाव समूह या आंदोलनकारी समूह, अधिकांशतः हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाते हैं, उनको रोक करके सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। दे ऑफन ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एक्टिविटीज लाइक स्ट्राइक आर डिसरप्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। हम लोग देखते हैं ना आजकल बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर्स लगते हैं, वो इसीलिए लगते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत करते हैं, यानी शामिल होते हैं, और उसके माध्यम से सरकार को सुझाव देने का कार्य करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं। जो दबाव समूह और आंदोलन होते हैं राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालते हैं। और जब भी देखते हैं जब आंदोलन कोई होता है
तो उसको लगभग सभी पार्टियों का समर्थन हासिल होता है। वो इसीलिए कि कि आम जनता ये ना सोचे कि भाई ये पार्टी ने, हमारे इस विशेष पार्टी ने हमारे आंदोलन में सहयोग नहीं किया था तो इसका बाइकआउट करो। इसलिए सारे ही दल उस आंदोलन को अपना सपोर्ट और समर्थन देते हैं। कुछ तो जैसे पहले बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा ही दबाव समूह बनाए जाते हैं, या उस दबाव समूह का नेतृत्व उस राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, असम आंदोलन चलाया और असम गण परिषद बनाया और सरकार बनाई उन्होंने। दक्षिण भारत का मैंने नाम लिया, डीएमके और एआईडीएमके। ऐसे ही समाज सुधार आंदोलन से हुई। ये जो आप पार्टी है, इसका जो आंदोलन अन्ना हजारे के आंदोलन से हुआ था, उसमें केजरीवाल प्रमुख रूप से थे, और बाद में वो उस आंदोलन से अलग होकर उन्होंने पार्टी बना ली और दिल्ली में सरकार बनाई। दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से डायरेक्ट प्रत्यक्ष संबंध तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं, और एक दूसरे से जुड़कर ही वो सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह से ही आते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को उदाहरण बताया। अगला टॉपिक है हमारा, क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? बिल्कुल, अधिकतर अगर देखा जाए सकारात्मक, पॉजिटिवली लिया जाए तो, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं आप लोगों से एक बार, और ये विषय आ भी चुका है कि लोकतंत्र का विकास ही जनसंघर्ष के माध्यम से होता है, उसके बिना संभव ही नहीं है। अगर नेपाल में आंदोलन नहीं हुआ होता तो वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई होती, वहाँ पर लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ होता। भले ही संघर्ष की स्थिति रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन जितने अधिक संघर्ष की स्थिति रहेगी वो कहीं ना कहीं अपने लोकतंत्र को ही मजबूत करेंगे, अपने यहाँ की राजनीतिक संस्थाओं को ही मजबूत करेंगे। लोकतंत्र में किसी एक विशेष समूह की चिंता नहीं की जाती है, बल्कि सभी की चिंता की जाती है। कोई भी जब नया कानून बनाया जाता है, कोई भी नई नीति बनाई जाती है, तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी का भला हो। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना ही तभी होगी जब नीति का निर्माण सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय आम जनता का सामना करना पड़ता है, इसलिए जिस राजनीतिक दल की सरकार होती है उसके ध्यान में होता है कि जो भी हमारी सरकार के द्वारा नीति का निर्माण हो रहा है, कानून का निर्माण हो रहा है, वो सर्वजन हिताय की दृष्टि से हो। यदि किसी विशेष जाति, विशेष धर्म के हित को ध्यान में रखकर होता है तो वो फिर सरकार आगे आने वाले समय फेल हो जाती है, वो काम नहीं कर पाती। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूहों को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन उनके पास धन ज़्यादा हो, इसके बूते पर वो अपने एजेंडे को उसमें शामिल करवा लें, या उस धन के प्रभाव से उस आंदोलन जो हो रहा है उसको दूसरी तरफ मोड़ दें। ऐसा संभव है लेकिन कम होता है। क्यों? क्योंकि विशेष रूप से हमारे देश में जो लोकतंत्र की जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं, वो कोई साधारण नहीं है। दबाव समूह और आंदोलन के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं है, बशर्ते कि इसका अवसर सबको प्राप्त हो और उसमें सभी शामिल हों। केवल जो सरकार है वो कुछ समूहों के
अनुचित दबाव में आ जाती है, ऐसा संभव है, लेकिन ऐसा कम देखने में आता है। जनसाधारण के हित समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की जरूरतों तथा सरकारों से सरकार को अवगत कराते हैं। इस जन संघर्ष के माध्यम से सरकार को पता चलता है कि आम जनता में हमारे प्रति क्या भावनाएं हैं, या हमसे कहाँ गलती हो रही है, या हमें कहाँ सुधार करना है। जैसे एक अपने देश में उदाहरण आता है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि कौन सी कंपनी थी। भारत सरकार ने एक विदेशी कंपनी से नमक बनाने का समझौता कर दिया। अब वो हो सकता है कि वो वैश्विक दृष्टि से समझौता करना मजबूरी रही हो सरकार की, लेकिन वो जो क्षेत्र दिया गया उसको गुजरात में, वो सुरक्षा की दृष्टि से ही बहुत ही संवेदनशील था। हमारे देश में नमक की कमी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि हमारे देश में ऐसी कंपनियां नहीं है जो नमक का निर्माण कर सकें। एक से कंपनी है, टाटा का नमक सभी उपयोग करते हैं। उस कंपनी से समझौता हो गया। उस कंपनी ने, जो मल्टीनेशनल कंपनी थे, अपना सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया, वहाँ पर थोड़ा बहुत निर्माण भी कर लिया और मशीनें भी ले आई, लेकिन जनता में इसका विरोध प्रारंभ हो गया। जनता ने सरकार पर दबाव बनाया कि इस समझौते को समाप्त किया जाए, लेकिन सरकार की मजबूरी थी। वैश्विक दृष्टि से सरकार ने समझौता समाप्त नहीं किया, तो वहाँ की जनता ही गई कहाँ पर, जहाँ पर उस विदेशी कंपनी ने, मल्टीनेशनल कंपनी ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना प्रारंभ किया था। उसको तोड़ फोड़ दिया, उनकी मशीनों को तोड़ फोड़ दिया, और अंततः जैसा कि बोलीविया में देखा हमने कि उस मल्टीनेशनल कंपनी को भागना पड़ा, ऐसे ही भारत में भी हुआ था। तो जब जनता जागरूक होती है, कहते हैं ना जनता जनार्दन, जनता अगर किसी चीज को सोच ले तो सरकार भी उसके आगे क्या होती है, उसको भी घुटना टेकना पड़ता है। तो ऐसा दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह के माध्यम से ही हो सकता है। लिखा है ना कि जनसाधारण के हित समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिकों की जरूरतों तथा सरोकारों से सरकार को अवगत कराते हैं। जैसे वर्तमान परिदृश्य में देखें, हमारे यहाँ बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, और वैश्वीकरण के कारण या बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते ऐसे होते हैं कि उसके अंतर्गत हमें इन कंपनियों को अपने यहाँ आने से मना नहीं कर सकते। अब हम कहें कि भाई सरकार ही ला रही तो हम क्यों ना सामानों का उपयोग करें? नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है। सरकार आपके मुंह में थोड़ी डाल रही कोई चीज़। सरकार ये थोड़े करेगी नहीं आप विदेशी नमक ही खाओ। भले ही सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत उन कंपनियों को अपने यहाँ आने से नहीं रोक सकते, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है? हमें भगवान ने बुद्धि दी है, हमें भगवान ने ज्ञान दिया है कि हम अपने देश का बना हुआ नमक खाएं। जब हम अपने देश का बना हुआ सामान उपयोग करेंगे, अपने देश के सामान का प्रचार करेंगे, ठीक है ना, तो विदेशी जो कंपनियां हैं अपने आप ही अपना सामान समेट के चली जाएंगी। न तो उसमें सरकार का हित होगा, न देश का हित, देश का भला ही होगा। लेकिन अगर सरकार उस कंपनी को, मल्टीनेशनल कंपनी को यहाँ से जाने के लिए कहती है, तो इसका दुष्परिणाम सरकार पर या हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उस पर पड़ेगा। लेकिन अगर जनता ने चाह दिया तो बिना सरकार के हस्तक्षेप के वो कंपनी अपने आप चली जाएगी। आपने प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि हमारे त्यौहार आने वाले हैं, उसमें हम अपने स्थानीय उत्पाद को खरीदें, उससे हम भी त्यौहार मनाएंगे और हमारे देश का आम नागरिक भी त्यौहार मना सकता है। उससे हमारे देश के कुटीर उद्योग भी पनपेंगे, वो भी उभरेंगे। हमारे देश के छोटे छोटे उद्योगों को पनपने का मौका मिलेगा, और ये कब मिलेगा? जब हम देंगे, जब हम उनके सामानों को खरीदेंगे। थोड़ा बहुत 19-20 की कमी हो सकती है, मैं मानता हूँ कि अमेरिका में या चाइना
या अन्य देशों को, जो आजकल सामान्य लोगों का विचार है कि नहीं उस देश का सामान बहुत अच्छा होता है, हो सकता है, लेकिन जब हम अपने देश का सामान खरीदेंगे, उसमें कोई कमी होगी, उस कंपनी को बताएंगे, लिखेंगे, तब वो कंपनी भी, अपने देश की कंपनी भी उस चीज़ में सुधार धीरे धीरे लाएगी और उस उद्योग को बढ़ावा देने का दायित्व तो हमारा है। तो ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आगे, इसलिए मैं विषय से हटके, अलग हटके मैंने आप लोगों से कहा, और ये मेरा निवेदन भी है, जो भी इस वीडियो को सुन रहा हो वो इस त्यौहार पर चाइनीज़ सामानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करे, अपने देश में बने सामान का ही प्रयोग करे, ऐसा मेरा निवेदन है। वर्ग विशेष हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ग विशेष के हित समूह जैसे मजदूर संगठन, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, बार एसोसिएशन, विद्यार्थी परिषद आदि आदि, पीछे उसका उदाहरण आया है। जब विभिन्न समूह सक्रिय हों तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह प्रतिकार के रूप में खड़ा हो जाता है, तो उससे सरकार के लिए अवसर होता है कि नीतियाँ इस तरह से न बनाई जाए। सरकार को भी ऐसे पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न वर्ग जो हैं क्या चाहते हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, सरकार को उनके लिए क्या करना चाहिए। तो इस तरह से परस्पर विरोधी हितों के बीच में सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव हो जाता है। तो ये हमारा चैप्टर है, पाठ है दबाव समूह और आंदोलन। इसमें वर्ग विशेष के हित समूह, सामान्य हित समूह कैसे आंदोलन को सफल बनाता है, कैसे सरकार पर दबाव डालता है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चंस बनाएं, इन जो पॉइंट्स को समझें कि दबाव समूह क्या होता है, वर्ग विशेष हित समूह क्या होता है, जन सामान्य के हित समूह क्या होते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में इन दबाव समूह या आंदोलनकारी समूहों की क्या भूमिका होती है, कैसे लोकतंत्र मजबूत होता है। नेपाल का और बोलिविया का उदाहरण दे के आप इसे समझा सकते हैं। तो ये पाठ हमारा पूरा हुआ। अब जो अगले पार्ट हैं, भले ही उनको सीबीएसई ने निकाल दिया होगा अपने चैप्टर से, अपने सिलेबस से, लेकिन मैं उन चैप्टर्स को आप लोगों को पढ़ाऊँगा। कम से कम जो सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, भले ये कोविड-19 के दौरान उस चैप्टर को आउट कर दिया हो सीबीएसई ने, लेकिन उसकी नॉलेज आपको होगी तो आगे चल के आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। अब हमारा अगला चैप्टर है राजनीतिक दल और उसके बाद लोकतंत्र के परिणाम। चुनौतियां तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि क्या क्या हो सकती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में ज़रूर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद, नमस्कार।